नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs और टॉपिक होगा आज का रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन। कॉमर्स के लगभग सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन कम से कम अकाउंटिंग इक्वेशन से ज़रूर होता है और हालांकि ये टॉपिक आसान है लेकिन कभी कभी इसका जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज इसके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। सबसे पहला है ओनर्स इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड एज। ओनर्स इक्विटी या केवल इक्विटी कहें तो इसका मतलब कैपिटल से ही होता है और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी और इसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होना चाहिए। अकाउंटिंग की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो होती है एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब ये इक्वेशन है क्या और क्यों है, देखिए अकाउंटिंग का जो डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग है, डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में आपके पास जो रिकॉर्डिंग होती है वो दो एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए होती है। एक पक्ष लेने वाला होता है, दूसरा पक्ष देने वाला होता है। या यूं कहिए कि आपने जो पैसा आपके पास आया वो सोर्स को बताता है पैसा कहां से आया, और दूसरा जो सोर्स होता है वो बताता है आपने उस पैसे का क्या किया, यानी कि एप्लीकेशन क्या हुआ, उसका यूज क्या हुआ। और जो एप्लीकेशन होता है पैसे का उसको बोलते हैं एसेट, और जो सोर्स होता है पैसे का वो दो तरीके का हो सकता है, या तो ओनर का स्वयं का या बाहर वालों से लिया हो, एक्सटर्नल लोगों से लिया हो। ओनर का स्वयं का है तो वो कैपिटल कहलाता है और बाहर वालों से लिया है तो वो लायबिलिटी कहलाता है। यानी कि ये एक इक्वेशन इस डुअल एस्पेक्ट से बनती है अकाउंटिंग के से कि आपके पास जो आपकी सिचुएशन होगी वो हमेशा ये बताएगी कि आपके पास जो एसेट है यानी कि जो फंड है या उस फंड का यूज है। आपके पास फंड एज इट इज है कैश, या आपने बैंक में जमा कर रखा है, या आपने कोई एसेट खरीद रखी है, ये सब आपके पास जो है इनका पैसा जहां से आया वो आपका सोर्स है। और वो सोर्स दो जगह से होता है, कैपिटल से या लायबिलिटी से। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एसेट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग सही चल रही है। तो यहीं से बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको बोला जाता है ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन के। एसेट बराबर होंगी हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के। इसी से डेराइव हो जाती हैं दो इक्वेशन जिनको डेराइव्ड इक्वेशन कहा जाता है, और उसका मतलब हो जाता है कि ये तो ओरिजिनल है ही, अब इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकली इसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि भाई लायबिलिटी क्या होगी बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा बड़ा आसान सा कि लायबिलिटी बराबर किसके होगी, इसका मतलब सी इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब एसेट माइनस सी कर दोगे, एसेट माइनस कैपिटल कर दोगे तो लायबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा अगर कैपिटल निकालना है तो एसेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो ये रहा। और थोड़ा सा और एक बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद इसके लगभग सारे क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे। जो एसेट होती है, कैपिटल जो होती है, इसके बारे में अभी बताया कि इक्विटी भी बोल देते हैं इसको कैपिटल को, और इसको ओनर की इक्विटी भी बोल देते हैं, ओनर्स इक्विटी। जो लायबिलिटी होता है इसको क्रेडिटर्स इक्विटी बोल देते हैं, क्रेडिटर्स इक्विटी। और जो एसेट होता है इसको टोटल इक्विटी बोल देते हैं। हालांकि आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, आपका क्वेश्चन ये डिटेल में नीचे लिखे हुए हैं सब। और ये पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी, अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे डेली अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, सोल्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे। तो इसका देखते हैं, डी इसका सही जवाब है। और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट को टोटल इक्विटी भी कहते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग इक्वेशन। जब कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाए, दिया जाए, मालिक की कैपिटल पे अगर बिजनेस से ब्याज दिया जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा
उसकी आप पहचान करेंगे। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसमें जो सही जवाब है उसको बताऊंगा, फिर उसको एनालाइज भी करूंगा। तो इसका जो सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन सी, कैपिटल इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी सेम अमाउंट से। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में रहता है और यही ट्रीटमेंट रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है, तो सी इसका सही जवाब है। इसके पीछे थ्योरी ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया जाता है एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, वो पहले हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस उसमें, कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ओनर है वो एक अलग एंटिटी है और जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी, ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हो गया। और अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल होता है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो लोग पहले से ड्रॉ करते हैं उनको पता होगा, नहीं तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक वीडियो देख लें, जिनको नया लगे टॉपिक, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे वीडियो मिल जाएगा आपको। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो कैपिटल होती है उसमें एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं डायरेक्ट, और इनकम होती है तो कैपिटल में उसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट। ये कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको माइनस करेंगे इसलिए डिडक्ट किया जाएगा कैपिटल से। दूसरी तरफ जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किसको करना है, ओनर को, और ओनर को जब कुछ पे किया जाता है तो उसकी कैपिटल में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए ये कैपिटल में ही माइनस होगा और कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक वैसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी होता है। एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री अगर जानना चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली जाता है ओनर के पास, तो उसकी कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे अब ये क्योंकि पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा, पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे इसको लॉस में, लॉस भी अल्टीमेटली कहाँ से घटता है, कैपिटल से। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डायरेक्ट इक्वेशनल इसका इफेक्ट दिखाती है। ऐसे भी आप बिजनेस में करेंगे तो यही साइकिल बन के आता है। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, मान लो बाकी सारे लाभ हानि सब बराबर हो जाएं, तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अकाउंट में लॉस बन करके आ जाएगा, और इस लॉस को भी किस में से घटाते हैं, फिर कैपिटल में से ही घटाते हैं। तो कैपिटल में जुड़ेगा, कैपिटल से घट जाएगा, तो अल्टीमेट इम्पैक्ट फिर इसका यही रहता है घूम फिर के। यही इसकी डुअल एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग का, इसकी खूबी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन ए पर्टिकुलर डेट द एसेट ऑफ बिजनेस आर वर्थ ₹2 लाख। एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस के जो एसेट हैं वो 2 लाख रुपए हैं, एंड इट्स कैपिटल इज ₹70,000, और इसका जो कैपिटल है वो है 70,000। तो इसकी लायबिलिटी क्या होंगी इस डेट पे, तो ये तो अभी तक आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं, केवल एसेट ये है, ये कैपिटल है, डायरेक्ट इसमें से घटा दें तो ये कितना आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 130। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन था, यहाँ पे कैलकुलेट भी किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ए बिजनेस बोरोड 60,000 फ्रॉम इट्स बैंक। बैंक से बोरो किया बिजनेस ने, 60,000 रुपए उधार लिया, एंड यूज द कैश टू बाई ए न्यू कंप्यूटर, और कैश को यूज किया नया कंप्यूटर खरीदने के लिए। हाउ इज अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो ट्राई करें कौन सा सही होगा, फिर उसके बाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लें, आइडिया भी यहां से लगा सकते हैं डायरेक्ट। हालांकि कैलकुलेट वाला तो इसमें है ही नहीं, खाली एक ही आइटम है, लेकिन इसका एनालाइज करके देख सकते हैं। इसका जो सही जवाब है आपने पता लगा लिया होगा, डी इसका सही जवाब है। एसेट भी इंक्रीज होगी और लायबिलिटी भी। क्यों, क्योंकि 60,000 रुपए का बोरो किया है बैंक से पैसा, तो बैंक लोन बढ़ गया। उधर दूसरी तरफ पैसा बोरो किया है और उससे किया क्या, उन्होंने नया कंप्यूटर खरीद लिया, तो एक एसेट भी बढ़ गई। और ध्यान रखना यहाँ पे ये बिजनेसमैन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बिजनेस के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो व्यवसायिक संस्था है खुद उसने बोरो की है तो उसके ऊपर लोन हो गया है और उसी के पास एसेट भी आया, कंप्यूटर भी बढ़ गया, तो दोनों चीजें बढ़ गई। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, यही यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट देखेंगे, ए फर्म हैड ए कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर। एक
वर्ष के शुरुआत में एक कैपिटल बैलेंस था फर्म के पास 1 लाख रुपए का। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म हैड टोटल एसेट ऑफ 150 एंड टोटल लायबिलिटीज 70। साल के लास्ट में कंपनी के पास टोटल एसेट 1.5 लाख की थी और लायबिलिटी 70,000 की। इफ द टोटल विड्रॉल ड्यूरिंग द पीरियड वर 30,000, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? अगर टोटल विड्रॉल साल के दौरान 30,000 था तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होगा? तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है कि एक कैपिटल इन्होंने दे रखी है बिगिनिंग की, और ये एसेट और लायबिलिटी जो दे रखी है लास्ट की दे रखी हैं। तो जो लास्ट की एसेट और लायबिलिटीज हैं इनसे आप लास्ट की कैपिटल निकाल सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। लास्ट की कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो एसेट है 1,50,000, इसमें से माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे क्या? लायबिलिटीज 70,000, इसमें से माइनस करोगे एसेट में से लायबिलिटी, तो आपको पता चल जाएगी क्लोजिंग की कैपिटल। तो क्लोजिंग की कैपिटल कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 80,000। हालांकि ये नीचे कैलकुलेट किया वहां पे दिखाएंगे और वो मिल भी जाएगा 80,000। अब देखिए साल के शुरू में 1,03,000 के पास कैपिटल, साल के लास्ट में 80,000 है। लेकिन बीच में एक बात और कही है, इन्होंने 30,000 रुपये विड्रॉ भी किए थे साल के दौरान। तो देखो 1 लाख में से अगर इन्होंने 30,000 विड्रॉ कर लिए तो बचनी चाहिए थी इनके पास कैपिटल केवल 70,000, जबकि बच कितनी रही है वास्तव में? 80,000। इसका मतलब ये 10,000 इन्होंने अर्न किया और इसलिए इसका सही प्रॉफिट आ गया, ऑप्शन थी 10,000 प्रॉफिट। ये यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है और उसमें ड्राइंग को ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ड्राइंग नहीं करते तो इनकी कैपिटल नेचुरली 30,000 से ज़्यादा होती, तो इसलिए वो जोड़ दिए, ऐड बैक कर दिए। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद 1,10 आ गई और शुरुआत में जो लगाई थी कैपिटल 1 लाख थी और प्रॉफिट हो गया 10,000। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद 6th, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्नीचर ऑफ 90,000, कैश 1 लाख, डेटर 10,000, अदर एसेट 1,000। एक ऑर्गेनाइजेशन के ये एसेट्स बताए हैं सब। एन ओनर्स इक्विटी ₹90,000। तो ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है? कैपिटल, और एसेट का मतलब टोटल इक्विटी। तो जो जितनी भी एसेट है इन सबको जोड़ लेना है, टोटल कर लेना है। इधर ये ओनर की इक्विटी है और लायबिलिटी पूछा है तो लायबिलिटी निकल आएगी, तो इन सब का टोटल कर लेना है, ये घटा देना है। आप ट्राई करें कितना आएगा चेक करके। तो कैलकुलेशन होकर के इनका आ जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा, 1,11,000। यहाँ पे चेक कर लें, ऑप्शन 4 सही है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे? एसेट बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो लायबिलिटी हो जाएगी एसेट माइनस कैपिटल के। एसेट में सारी एसेट जोड़ दी और कैपिटल घटा दी तो लायबिलिटी आ गई। नेक्स्ट देखेंगे अगला 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? आपको पहचान करनी है इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो जो 3 है वो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है और बाकी एक नहीं है। जो नहीं है करेक्ट उसको आपको पहचान करना है। तो देखिए एसेट लायबिलिटी नाम दिए हैं और यहाँ पे इक्विटी वर्ड यूज किया है। इक्विटी आपको पता है कि जब केवल इक्विटी हो, केवल इक्विटी जब हो या ओनर्स इक्विटी तो हो, तो उसका मतलब होता है कैपिटल। तो आप चेक करके देख लें, एसेट में से लायबिलिटी घट रही है तो कैपिटल है, एसेट में से इक्विटी घट रही है यानी कि एसेट में से कैपिटल घट रही है तो लायबिलिटी है, तो ये भी सही लग रहा है। और एसेट प्लस लायबिलिटी ये गलत है, क्योंकि एसेट तो होता है अकेला ही जो आपका फंड है उसका यूज होता है, और ये दोनों फंड का सोर्स होता है। तो सोर्स ऑफ फंड बराबर होना चाहिए यूज ऑफ फंड के, तो ये गड़बड़ है सी। बाकी ये भी सही है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर एसेट। लायबिलिटी ये भी सोर्स है, इक्विटी ये भी सोर्स है, और आपका ये पैसे का यूज यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन था, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन डेराइव्ड ये हो सकती है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इससे डेराइव हो जाती है, लायबिलिटी बराबर कैपिटल बराबर। और एसेट को बोल सकते हैं टोटल इक्विटी, लायबिलिटी को क्रेडिटर इक्विटी, कैपिटल को ओनर इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उसकी पहचान करनी है, इनमें से किस अकाउंटिंग इक्वेशन में वो दिख रहा है, हमको उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो गिवन ऑप्शंस में ट्राई करना है कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही दिख रहा है, क्योंकि एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो आगे पीछे खाली कर दिए हैं, यही इसमें करेक्ट दिख रहा है। ये सी इसका सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद अब इसका यहाँ पे डिटेल लिखा भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे,
और ये जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट है, ये डेराइव्ड इक्वेशन है ओरिजिनल अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डैश द कैश बैलेंस एंड कैपिटल। आपको बताना है कि जो अमाउंट विड्रॉ की जाएगी प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो उससे कैश बैलेंस पे और कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन उनको ध्यान में रखते हुए इसका जवाब देना है। ऐसे भी अगर कुछ भी आप सोचेंगे अकाउंटिंग में तो यही जवाब आएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन का ही आएगा, तो यही जवाब आएगा। इसमें से जो सही जवाब है क्या फर्क पड़ेगा, दोनों ही ये डिक्रीज हो जाएंगे, कैश भी डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी। तो इसका ए सही जवाब है, ये यहाँ पे इसका लिखा है कि अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा प्रोप्राइटर के द्वारा, तो ये ड्राइंग होता है, ड्राइंग को डिडक्ट किया जाता है, कैपिटल से घटाया जाता है, और इससे कैश भी डिक्रीज हो जाएगा एसेट साइड में, इसलिए दोनों ही चीजें घट जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एन इंक्रीज इन वन एसेट इज एकम्पनीड बाई। अब एक इंक्रीज है एक एसेट में, वो एकम्पनीड बाई, इनमें से किसके मतलब क्या इसका सहयोग होगा, क्या इसका साथ बनेगा इनसे, कि एक अगर इंक्रीज होता है एसेट में तो इसके साथ क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकती है अनदर एसेट, या इंक्रीज हो सकती है दूसरी लायबिलिटी, या इंक्रीज हो सकती है कैपिटल, या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो सकते हैं, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। और करेक्ट ऑप्शन कैसी है, यहाँ पे एग्जाम्पल सहित मैंने लिखे हैं। फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आए 2 क्वेश्चन भी मैंने आज शामिल किए हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल, ऑल आर करेक्ट। अब पहला एग्जाम्पल है, पहला केस कि दोनों एसेट, अगर एक एसेट बढ़ेगी तो दूसरी घट सकती है। परचेज ऑफ एन एसेट अगर करेंगे, से मान लीजिए कोई फर्नीचर बिल्डिंग खरीदें कैश में, तो एक तरफ एसेट बढ़ जाएगी और दूसरी एसेट अगर हम कैश में खरीदेंगे तो कैश घट जाएगा, तो एक एसेट बढ़ेगी एक घटेगी, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट के बढ़ने से, आप सपोज करिए परचेज करें एसेट, तो लायबिलिटी बढ़ जाए, जैसे आपने अगर एसेट खरीदी और वो उधार खरीदी क्रेडिट बेसिस पे, तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और तीसरा जो ऑप्शन था उसमें ये था कि एक एसेट बढ़ेगी तो कैपिटल भी बढ़ सकती है, तो ये भी हो सकता है। अगर मालिक कोई एसेट लेके आता है बिजनेस में, कैश या कोई भी एसेट, तो एक तरफ तो कैश बस बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ मालिक की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह तीनों ऑप्शन सही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में आया था ये। दरअसल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, किसी एग्जाम में आए हुए हैं पहले, और क्वेश्चन ये है, मैं इसको बोल के बता देता हूँ, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो पिक है, थोड़ी सी डिम हो गई है यहाँ पे। यदि बेचे गए सामान की लागत उन्होंने बताया है 1,20,000 है, यानी कि कॉस्ट 1,20,000 है। फिर कह रहे हैं सकल हानि यानी कि ग्रॉस लॉस, और विक्रय की 25% है, यानी कि 25% है, 25% है सेल की। अब ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में अलग अलग आया, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे थे, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम ही रहना चाहिए, ये रहेगा ऑप्शन 96,000। बस उसमें दोनों में अलग अलग अंतर दिखा रखा था, तो वो शायद कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक हो गई है एक जगह। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, इनमें बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप लेंदी इतना लिखेंगे। आपको इसका जो कंसेप्ट है, बेस है, उसको पकड़ना है कंसेप्ट को। इसको एनालाइज करते हैं हम कि देखिए, बेचे गए सामान की लागत कॉस्ट, यानी कि एक फैक्टर आया कॉस्ट यहाँ पे। दूसरा है सकल हानि यानी कि लॉस, दूसरा फैक्टर आया लॉस। तीसरा है विक्रय की 25% यानी कि सेल, 3 फैक्टर हो गए। अब इन वैल्यूज को हम रखते हैं, तो विक्रय की राशि निकालनी है हमें। इन्होंने कहा है, जो रिलेशन बताया उसको देख लेते हैं पहले, कि जो लॉस है वो है विक्रय का 25%, यानी कि सेल का 25% है लॉस। तो अगर सेल 100 है, अगर सेल 100 है तो जो लॉस है वो 25 है। अब आपको ध्यान देना है कि 2 चीजें तो परसेंटेज से निकल गई, ये रिलेशन था दोनों का, तीसरी का रिलेशन आप अपने आप लिख लोगे, रिलेटिव वैल्यू। सेल, सामान बेचा 100 रुपए में, लॉस हुआ 25 का, तो क्योंकि लॉस हुआ है हमें, इसका मतलब कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी, तो इसकी कॉस्ट रही होगी 125। बस इसको समझना है, इनके रिलेशन को आपस में। बेचा 100 रुपए में, लॉस हुआ 25, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, तभी तो लॉस हुआ हमें। अच्छा, अब ये जब ऐसे हम रिलेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अब इनमें से चाहे कोई एक हमें मिल जाए और दोनों तुरंत कैलकुलेट हो जाएंगी यहीं पे। जैसे उन्होंने हमें दे रखा है बेचे गए सामान की लागत यानी कि कॉस्ट 120, उन्होंने हमें ये दे रखा है, ध्यान रखें, ये 1,20,000 जो है, इसका जो रिलेटिव वैल्यू है वो 125 है यहाँ पे।
हमसे पूछा क्या है, उन्होंने क्या है, विक्रय की राशि, उन्होंने ये पूछा है सेल्स, तो ये हमसे पूछा है। अब तरीका होता है इसको निकालने का कि जो हमारा बेस दे रखा है उसको यहाँ लिख लीजिए 120, और जो हमें कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रख दीजिए। हमें कैलकुलेट करना है ये सेल, तो 100 ऊपर रखिए, और जो बेस है उसका जो इक्विवेलेंट है वो नीचे रख दीजिए 100/125। हमें लॉस निकालना होता तो 25/125 कर देते। हमेशा नीचे वो रहेगा जिसका बेस हमारे पास मौजूद है, तो 120 इंटू 100/125 कर लेना है, बस ये निकल आएगा आपका। 25 से 4 टाइम ये जाएगा, 5 टाइम ये जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 5 से ये चला जाएगा 24 टाइम, और 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को, ये आ जाएगा 96,000। तो दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें 90 सही दे रखा था, लेकिन वो गलत है। ये ही दोनों केसेस में ही सही रहेगा, क्योंकि दोनों जो परसेंटेज थे सेल के, वो दोनों जो परसेंटेज थे लॉस का, वो सेल पे ही था। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन और था, और उसको भी इसी मेथड से करेंगे हम। ज़्यादातर जहाँ परसेंटेज आ जाए तो यही रिलेशन वहाँ पे सेट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रहती है। जैसे दूसरा क्वेश्चन था, ये पूछा था ग्रुप में, हालांकि जवाब दे दिया था कुछ लोगों ने। यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट कर मिलता है, यदि लाभ 2200 रुपये है तो कमीशन क्या होगा। देखिए कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। उन्होंने कहा कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन, यानी कि एक चीज दे रखी है उन्होंने, कमीशन। दूसरा कह रहा है कि 10% कमीशन है, उसका कमीशन काट कर, मतलब ये जो 10% मिलता है, अब ये हिंदी में थोड़ी लाइन ऐसे हो गई है, लेकिन इंग्लिश में होती तो ये साफ दिखती। लेकिन इसका मतलब ये बन रहा है, स्पष्ट हो रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कह दिया उन्होंने उसका कमीशन काट कर। तो 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, ये इसका इंग्लिश में वर्जन है कि 10% कमीशन जो है वो है दैट इज ऑन प्रॉफिट, एंड विच प्रॉफिट, द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, ऐसा कमीशन काटने के बाद जो लाभ है। यानी कि दूसरी चीज है हमारे पास प्रॉफिट, और तीसरी चीज है कमीशन काटने के बाद का प्रॉफिट, यानी कि आफ्टर कमीशन प्रॉफिट। तो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट है ये है हमारे पास, और प्रॉफिट है जो कि बिफोर कमीशन है, और कमीशन है। अब इन तीनों चीजों में रिलेशन क्या है, उन्होंने कहा 10% मिलता है आफ्टर कमीशन, जो आफ्टर कमीशन है उस पर 10% है, यानी कि आफ्टर कमीशन अगर 100 है प्रॉफिट, तो जो कमीशन उसका है वो 10 है। अब देखें कि भाई कमीशन 10 है, और कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है फर्म के पास वो 100 बच रहा है, तो इसका मतलब, सॉरी ये प्रॉफिट में लिख दिया मैंने, ये कमीशन है यहाँ पे 10, अब मैं बदल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कमीशन है 10%, ये लिखना वहाँ था, इसको प्रॉफिट कर देता हूँ मैं। मतलब पहले जो फर्म के पास प्रॉफिट था उसमें से 10 कमीशन काट लिया इन्होंने, और आफ्टर कमीशन जो प्रॉफिट बच गया वो 100 बच गया। इसका मतलब कमीशन ज्यादा, ये सॉरी प्रॉफिट ज्यादा था इनके पास, कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है वो 100 है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट था वो 110 था। देखिए प्रॉफिट 110 था, कमीशन 10 काट लिया, तो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट बच गया 100। अब ये जो 10% है ये इसी की बात कह रहा है कि ये जो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट है ये इसका 10% है कमीशन, तो इसका 10% हो गया, प्रॉफिट हमें पता चल गया। अब फिर वही मेथड अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे कि यदि लाभ 2200 है, अब इन्होंने दे क्या रखा है, हमको लाभ दे रखा है, यानी कि ये प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट ये बेस हमें दे रखा है, ये बेस है इसका। अब फिर कह रहे हैं कमीशन क्या होगा, निकालना क्या है, ये निकालना है, तो तरीका वही अपनाना है इसमें भी, कि जो अमाउंट है वो यहाँ रख देनी है, और जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखना है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कमीशन जो कि 10 है, और इसका जो रिलेटिव बेस है वो कितना है, वो 110 है, अपॉन 110 कर दिया, तो 2200 इंटू 10 अपॉन 110 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 200। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अपने विचार रखें कमेंट के माध्यम से।